डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज 1 जुलाई 2009। यूजफुल लाइफ इज 10 years, lease term is 3 years। Okay. Semi-annual rentals payable in advance rupees 5,000 to be increased by 10% annually। 10% annually increase होंगे। Okay. जी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज 1 जुलाई 2009। पेबल इन एडवांस यकम जुलाई 2009 को 5,000 और यकम जनवरी 2008 को अगला किराया पे होगा। सॉरी, यकम जनवरी 2010 को अगला किराया पे होगा। यकम जनवरी 2010 कितना? शो आर यू श्योर 5,000? वाई? लेकिन इंक्रीज तो एनुअल है ना। हाँ, इंक्रीज मेरे भाई एनुअल है। इंक्रीज साल बाद होनी है, बात याद रखिएगा। इंक्रीज साल बाद होनी है। 10% के आगे क्या लिखा हुआ है? एनुअली। किराया सेमी एनुअल है, लेकिन इंक्रीज साल, देखें अगर आप घर किराए पे लेते हैं तो किराया 12 महीने देते हैं, इंक्रीज साल बाद होगा। तो किराया साल में 2 दफ़ा दे रहे हैं, दे दें, सेम दे दें। 6 महीने का किराया इकट्ठा दे दें, फिर उसके बाद जो है 6 महीने का किराया पहले और फिर अगले 6 महीने का किराया पहले दिन दे दें, फिर इंक्रीज साल बाद होगी। तो भाई अब साल पूरा हो गया है। ओके, यहाँ साल पूरा नहीं हुआ। अब मैं यकम जुलाई 2010 की डेट डालना हूँ। आप बताएं साल पूरा हो गया? अब साल पूरा हो गया, अब किराया बढ़ने का टाइम आ गया। ओके, 5,000 इंटू 110% इंटू 110% यानी इंटू 1.1 5500। ओके, नेक्स्ट यकम जनवरी 2011। जी बोलें। 5500 साल नहीं अभी खत्म हुआ ना, अभी तो 6 महीने हुए हैं। अभी 6 महीने हुए हैं और उधर हो जाएंगे एक ही दफा। अच्छा जी, नेक्स्ट 1 जुलाई 2011। यकम जनवरी 12। डबल 3 100। आगे आ जाओ भाई फर्स्ट रो में।
ओके जी बताएं, पहले 6 महीने की इनकम कितनी है? पहले 6 महीने की इनकम कितनी है? जी नहीं, कल की क्लास नहीं ली थी, ये तो रिसीट है, क्या फायदा हुआ कल आने का? ये तो रिसीट है, मैं इनकम पूछ रहा हूं, पता नहीं अभी तक नींद में है। ओके अच्छा जी, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, लेकिन ये साल की नहीं निकलेगी, पर 6 मंथ, 6 महीने की निकलेगी जी। कितनी दफा किराया आया है? 6 दफा। 3300 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 55 17। It is rental income per 6 month. ओके लीज शुरू कब हुई, जरा पहली तारीख बताएं। 1 जुलाई 2009। अगर लीज 1 जुलाई 2009 को शुरू हुई है तो जरा सोच के बताएं खत्म कब होनी बनती है। इधर मत देखें, इधर मत देखें। 30/6/10, 30/6/11, 30/6, अब 30/6/12 के साल का आखिरी किराया एडवांस में 1 जनवरी 12 को बनता है ना। सही बन गया ना, सब सही हो गया, ये बात याद रखें। 1 जुलाई 2009 लीज कब शुरू हुई है? बोले बोले बोले। 1 जुलाई 2000 खत्म होनी कब बनती है? 30/6/12। और आखिरी किराया फिर कब बनता है? 30/6/12 को या 1 जनवरी 12 को? तो एंड वाली डेट देख के सब कंफर्टेबल हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो 6 महीने का किराया एडवांस में चल रहा है। ओके अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लीज 3 साल की है लेकिन स्प्रेड 4 अकाउंटिंग ईयर्स पे है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लीज 3 साल की है लेकिन स्प्रेड 4 अकाउंटिंग ईयर्स पे है। कैसे? इधर मत देखें, इधर मत देखें, ईयर एंड क्या है? 31/12। तो लीज शुरू कब हो रही है? 1 जुलाई 2009। तो पहली दफा 6 महीने पे एंड हो जाएगा, फिर साल पूरा होगा, फिर साल पूरा होगा, कितने साल हो जाएंगे? 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, फिर 6 महीने पूरे होंगे तो कितने हो जाएंगे? आप खुद ही बोल रहे हैं 30/6/12 को खत्म होना है, तो 30/6/12 का मतलब है 6 महीने आखिरी साल में आएंगे। दिसंबर ईयर एंड है, जून ईयर एंड है। वैसे ही आपके बताने के लिए मैंने ये बात की, सवाल में करते हुए को खास इतना मसला नहीं आना इस वजह से, वैसे ही समझाने के लिए बात की। इधर आंखें खोल के रखा करें कि लीज तो 3 साल की है लेकिन स्प्रेड क्यों 4 अकाउंटिंग सालों पे होगी? चार अकाउंटिंग सालों पे क्यों स्प्रेड होगी? क्योंकि ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। ओके चलें जी। अब मेरे ख्याल से ज़बानी टेस्ट लगा लेते हैं, 5 टेस्ट, ताकि डिसाइड हो जाए फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। तो फिर उसके बाद शुरू करते हैं। बल्कि मैंने ये गलती कर दी, इससे मुझे 6 से डिवाइड नहीं करना चाहिए था। हो सकता है लीज बाद में फाइनेंस निकले तो फिर मैं यहाँ 6 से डिवाइड नहीं करूँगा, फिर मैं यहाँ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम डालूंगा। अगर अभी डिसाइड हो जाता है कि ये लीज फाइनेंस है तो फिर मैं 6 से डिवाइड नहीं करूँगा। ये तो रेंटल इनकम कब रिकॉर्ड करनी होती है? जब कौन सी लीज होती है? तो ये गलत हो गया, ये पहले नहीं होना चाहिए था। पहले लीज डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि नीचे रेंटल इनकम कैलकुलेट करनी है या आगे प्रिंसिपल इंटरेस्ट का कॉलम डालना है। चलें पहले लीज डिसाइड करें कौन सी है। अच्छा भाई, इज ओनरशिप एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर एट द एंड ऑफ 3 years so that lessee can enjoy the benefit for remaining 7 years? बात पूरी जरा खुला के करते हैं आज। इज ओनरशिप एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर एट द एंड ऑफ 3 years so that lessee can enjoy the benefits for remaining 7 years as well? Is there is a purchase option that lessee can buy the asset at the end of 3rd year by paying a very low price at the end of lease as compared to fair value on that date? अच्छा पहले ही नो सोचा। अच्छा जी,
3 divided by 10 is greater than 75%? No. Okay. 33,000 divided by 80,000 ना करें, छोड़े पर 33,000 divided by 80,000 is greater than 90%? No, it's not greater than. तो अगर लीज पेमेंट फेयर वैल्यू के करीब नहीं है तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट तो कोई 25-26 हजार पे जाएंगी। तो 25-26 हजार को अगर कंपेयर करें 80,000 से तो 90% के बराबर कभी भी नहीं आ सकता, चाहे उम्रों के घोड़े दौड़ा दें। ओके, इज एसेट ऑफ स्पेशल नेचर? नो, नो स्पेशल। आंखें बंद करके क्यों बता रहे हो, जागते रहना भाइयों। ओके, नाउ what we are supposed to do, we have decided that it is operating lease. If it is operating lease, then चार बातें, we will keep the asset in our books. Lessor will not prepare amortization, rather he will calculate rental income on straight line basis and he will calculate depreciation based on useful life. Shorter का कोई concept यहाँ नहीं है. He will calculate depreciation based on useful life. We will keep the asset in our, we will not prepare, rather we will calculate rental income on. Number 3, depreciation will be calculated on useful life and पता नहीं कौन सी बात की थी। ओके, अच्छा, ये चारों बातें लिखी हुई हैं वो जो नोट्स थे, परसों वाले नोट्स में डब्बा बना हुआ है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में फर्क, उसमें चारों बातें लिखी हुई हैं। बहरहाल ये चारों बातें पता है आपको क्योंकि कल आपने ये जनरल एंट्रीज में की थी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। व्हाट वी शुड प्रिपेयर, वर्किंग नंबर 2 क्या होनी चाहिए? टी काउंट। वर्किंग नंबर 2 शुड बी टी काउंट। ओके, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल का टी काउंट बना लेते हैं। मे बी अनअर्न्ड, मे बी रिसीवेबल, लेट्स सी। How easy it is, how easy it is now. Now our calendar year and accounting year is same. देखिए नीचे 31 दिसंबर, माने our calendar year and accounting year is same. तो 2009 में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? 2010 में, 2011 में, 2012 में। अब कितना मजा आ रहा है, अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर सेम होने की वजह से कितना जबरदस्त काम हो गया कि 2009 में एक पेमेंट होनी है। और अब इतना अच्छा आपको ये लग रहा है, पहले आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, अब आपको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, 2009 में लीज शुरू हुई यकम जुलाई 9 को, तो भाई यकम जुलाई 9 से 31 दिसंबर का किराया यकम जुलाई को बनता है। 2010 के पहले 6 महीने का किराया यकम जनवरी को बनता है। 2010 के आखिरी 6 महीने का किराया यकम जुलाई को बनता है। यही तो एडवांस का सवाल है। 11 के पहले 6 महीने का किराया यकम जनवरी को बनता है, 11 के आखिरी 6 महीने का किराया यकम जुलाई को बनता है, और 12 के पहले 6 महीने का किराया यकम जनवरी। अब कितना आई कैचिंग लग रहा है। तो वैसे ही आपके समझने के लिए मैंने बता दिया कि ये हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड्स हैं, ये हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड है। ओके, तो अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो फिर हमारे पहले साल में कितनी पेमेंट्स आएंगी? एक पेमेंट आएगी, क्योंकि लीज मिड ऑफ ईयर में शुरू हो रही है या स्टार्ट ऑफ ईयर में। लेकिन अगले साल पूरा साल चलेगी तो फिर कितनी पेमेंट्स होंगी? 2 पेमेंट्स होंगी। नाउ वी विल प्रिपेयर द रेंट रिसीवेबल अकाउंट। कितने सालों का बना लेते हैं? 4 सालों का ही बना लेते हैं, 4 सालों का ही बना लेते हैं। आई विल बना। ओके, अच्छा जी, किराया आया, इधर आया, इधर कमाया, आया कमाया, आया कमाया, आया कमाया, आया कमाया, आया कमाया, बस। ओके, लेट्स स्टार्ट। यकम जुलाई 2009 जी बोले। कैश कितना? 5000। ओके, 31 दिसंबर 9, यही बनेगी ना डेट। जब इनकम रिकॉर्ड करेंगे, इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब सर्विस रेंडर करते हैं। सर्विस कितने महीने रेंडर की? 6 महीने। तो छठे महीने के एंड पे खड़े होकर हम कहेंगे हमने प्रॉपर सर्विस रेंडर कर दी जी। सर्विस रेंडर की बोले इनकम जी, बोले 5517। ओके, क्या मैं साल खत्म कर दूं? साल खत्म कर दूं? मैं कैरेट ऑन नहीं निकाल रहा,
मैं कैरी डाउन ही निकाल रहा, सब्र कर जाए, कैरी डाउन एंड पे निकाल लेते हैं, जरा बारों बार काम कर लें अपना। ओके, यकम बोलो 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 बोलो, यकम जनवरी 10, कैश ब्रॉड डाउन की जगह छोड़ दी है मैंने, ब्रॉड डाउन की जगह छोड़ दी है मैंने, बोले 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 5000। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन क्यों साथ साथ निकालना, पहले सीधे सीधे नंबर गेन करें। ओके, बोले बोले इसके 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 बिल मुकाबिल कुछ बोले। यकम जनवरी 10 को इनकम रिकॉर्ड करेंगे, 30 जून 10 को, 30 जून 10 को। ओके, कितनी 5517। अच्छा, 6 महीने के एंड पे अकाउंट क्लोज करने की जरूरत नहीं, अकाउंट आपको पता है साल के एंड पे क्लोज होता है। ओके, यकम जनवरी 2000 सॉरी यकम जुलाई 2010 कितना कराया बोलो, 5500। और 31/12/2010 जी बोले 5517। एक लाइन खाली क्यों छोड़ दूं, कैरेट डाउन, एक लाइन खाली क्यों छोड़ दें, कैरेट डाउन, कैरी डाउन के लिए एक लाइन खाली छोड़ दें। ओके, मतलब आर यू एंजॉयिंग। यकम जनवरी को कराया आया, 30 जून को कमाया, 6 महीने सर्विस दी, फिर यकम जुलाई को कराया और 31 दिसंबर को कमाया। सिमिलरली बस आगे इसी तरह, इसे कहते हैं 12 बार चलते जाओ। यकम जनवरी 11 कितना आया 5500, ब्रॉड डाउन की जगह छोड़ दी है मैंने। 30 जून 11, 6 महीने पूरे हुए, कमाया जी बोले 5517। एक साथ 11 आया या कमाया, आया, कितना आया 6050। एंड 31 दिसंबर 2011 जी कितना कमाया जी। कल मैंने क्या कहा था, ये अकाउंट किसकी तरह मूव कर रहा है, डेटर की तरह, डेटर की तरह मूव कर रहे हैं। देखें कैसे, डेटर अकाउंट में यहां क्या आता है और यहां सेल, बस डेटर की जगह कंफर्टेबल फील किया करें, बैठे बैठे कंफर्टेबल फील किया करें। अच्छा 5517, एक लाइन छोड़ दें, एक लाइन छोड़ दें जी, कैरी डाउन। ओके, जिन्होंने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ थोड़ी मेथोडोलॉजी चेंज की है। अच्छा बोले यकम जनवरी 12, एक लाइन छोड़नी है ब्रॉड डाउन के लिए जी, बोले कैश 6050। 30 जून 12 जी, इनकम 5517। एक लाइन नहीं छोड़नी, देयर विल बी नो कैरी डाउन, लगा लाइन लाइक दिस। There is no need of छोड़ेंगे any line for carried down। आए आए थर्ड रो में आए, भाइयों ने आपके लिए बैग रखे हुए हैं, जगह वाली भी है, जल्दी आए आए मोहतरम, आए फर्स्ट रो में आए, देर आए आगे आए, आजे आए। इस तरह ज्यादा मजा नहीं आया कल, साथ साथ ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकल रहे थे, ऐसे आंखें पापड़ के की हो रहे हैं, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। देखें बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय। ये अगले सफे पे अगर आप सोल्यूशन देखें तो जौहर भाई ने जो सोल्यूशन बनाया है, जौहर भाई का तारुफ आपको कराया जाएगा। उन्होंने ये सोल्यूशन बनाते हुए इंश्योर किया है कि ब्रॉड डाउन के आगे भी लाइन खाली है, कैरी डाउन के आगे भी लाइन खाली है, ताकि आई कैचिंग लगे। एक साइड पे बैंक आ रहा है आपको नजर, दूसरी साइड पे इनकम आ रही है। ओके, वापस आ जाएं। ये और बात है, थोड़ा सा मसला हो गया, नीचे बैंक है, ऊपर एंट्री में कैश लिखा हुआ, चलें खैर है, वापस आ जाएं। अच्छा चलें जी, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकाल दें, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकाल दें, कैरी डाउन निकाल लें, उसको ब्रॉड डाउन बनाएं। पहले पूरा अकाउंट बनाएं, पहले जिस तरह मैंने पूरा अकाउंट बनाया उस तरह पूरा अकाउंट बनाएं, और फिर कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करें।
जी रिसीट और इनकम में फर्क क्यों है, इसकी बेसिक वजह बता दें। कल वजह बताई थी। देखें इधर, इधर देखें, इधर ऊपर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कल क्या हो रहा था, किराया। ये कि आज कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किराया बढ़ रहा है। उन्होंने कहा यार तू हमारे पास आ, किराया बढ़ा दिया करेंगे। ऐसा होगा कि मार्केट में शायद किराया 20% 25% बढ़ रहा हो, तो हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या, चल तेरे लिए 10% बढ़ा देंगे। हमारे पास भागा भागा आया है। अब किराया तो बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, एसेट का बेनिफिट भी हर साल बढ़ रहा है। एसेट बेनिफिट किस पैटर्न पे दे रहा है, स्ट्रेट लाइन। इसे कहते हैं रेंटल इनकम विल बी रिकॉर्डेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। रेंटल इनकम को स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करना है। ओके अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, आज मेरे ख्याल से रिसीवेबल आ रहा होगा। कल किराया क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ये बात जरा नोट कीजिएगा घर में, मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। जिन सवालों में किराया कम हो रहा होता है उनमें अनअर्न्ड आता है, और जिन सवालों में किराया बढ़ रहा होता है मेरे ख्याल से उनमें रिसीवेबल आया करेगा। इसकी वजह है ना, देखें किराया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इनकम जो है वो स्प्लिट हो गई सालों में, इसलिए थोड़ा सा गैप आता है। कैरी डाउन आमतौर पर रिसीवेबल आएगा। बहरहाल वो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि रिसीवेबल आ रहा है अनअर्न्ड आ रहा है, इससे मुझे भी कंसर्न नहीं। तो कैरी डाउन निकाल लेते हैं जिस मर्जी साइड पे आए। जी बोलें किस साइड पे आ रहा है। ओके कितना, 31/12/2009। कितना बैलेंस आ रहा है, 517। इसको क्या बना दें। अब ये तो बिल्कुल आज डेटर अकाउंट जैसा लग रहा है, बिल्कुल डेटर अकाउंट जैसा लग रहा है। ब्रॉट डाउन 517। ओके 31/12/10 को आप बताएं कैरी डाउन किस साइड पे आ रहा है। इस कैरी डाउन इधर ही आ रहा होगा, 1051। ओके यकम जनवरी 11 को ब्रॉड डाउन किधर आ रहा है, 105 जी। 31/12/11 कैरी डाउन 535। ओके यकम जनवरी 12 ब्रॉड डाउन, नहीं जीरो नहीं, ब्रॉड डाउन 535। अब 2 रुपए का फर्क आ गया है, एग्जैक्ट 2 रुपए का फर्क आया है। वो 2 रुपए का फर्क क्यों आया है जरा देखें सारे। 5517 को मल्टीप्लाई करें 6 से, वेट करो मैं जगह बनवाता हूं। 5517 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 33102। बस 2 रुपए का फर्क फिर इधर से आया राउंडिंग की वजह से। खैर है, आने दें इसे। वैसे भी 2 रुपए आपके लिए क्या चीज है। लेकिन 2 रुपए का तोहफा मैटर करता है। किसी को टॉफी दे दें ऐसे खुश हो जाते बैठे बैठे, यार सुबह से कुछ नहीं खाया था। अच्छा ब्लैक शर्ट भाई जगह दे दें जरा, ये बैग नीचे जरा हुक ढूंढो, बैग लटका दो ना नीचे। एक बंदे ने और आना है, एक भाई ने। साथ वाले को बंदा कहते हैं, भाई कहते हैं। ओके अब जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में नहीं बना रहा आज, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में नहीं बना रहा जी, हम भी नहीं बना रहे। अच्छा अच्छा मेहरबानी, हाँ मैं याद रखूंगा ये। अच्छा जी, व्हाट इज आवर रेंटल इनकम 55। व्हाट इज रेंटल इनकम 5517 इंटू 2। ये तो ब्रॉड डाउन है ना प्लीज, ये ब्रॉड डाउन है। इट इज रेंटल इनकम, इट इज रेंटल इनकम। ऐसा क्यों है कि रेंटल इनकम हम 4 साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि लीज 3 साल है लेकिन पहले साल मिड ऑफ ईयर में शुरू हो रही है, इसलिए रेंटल इनकम कितने साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4 साल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, रेंट रेंट रेंट, बस चलें जी। सिर्फ पहले 2 साल की जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं जैसे कि सवाल ने मांगी है। पहला साल कौन सा है, 30/2031/12 है। ओके पहला साल कौन सा है, 31/12/2009 ईयर एंड
31/12/2009 जी बोले 1/7/2009 एसेट खरीदो लेकिन अपनी किताबों में रखना है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट जी कितना 80,000 ओके उधर आ जाए। नाउ यू आर नॉट सपोज टू थिंक एनीथिंग। अब आपने एक चीज भी नहीं सोचनी, जस्ट टी काउंट पकड़े, एंट्रीज को लिखते रहे, पहले कैश वाली फिर इनकम वाली, ये भी याद रखिएगा, पहले कैश वाली फिर इनकम वाली जी। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, या इसको छोड़ें कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, जस्ट लाइक दैट ओके। 1/7/2009 क्या एंट्री पड़ी हुई है डेटर से पैसे आने की, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, और डेटर को चीजें बेचने की एंट्री क्या पड़ी हुई है, सर्विसेज देने की या गुड्स बेचने की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। बार बार याद करें जी, डेटर से पैसे आने की क्या एंट्री है और चीजें बेचने की, अच्छा डेटर की जगह क्या लिख दें, रिसीवेबल, और सेल की जगह क्या लिख दें, इनकम, रेंटल इनकम ओके जी। कितना आया 5,000 5517 एक काम कीजिएगा, घर में टाइम होता है, हाँ एक काम कीजिएगा, टी काउंट बनाए बगैर ना जनरल एंट्रीज कर दीजिएगा। टी काउंट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, टी काउंट के बगैर जनरल एंट्रीज हो सकती हैं, और टी काउंट सिर्फ तब बनाना है जब बैलेंस शीट मांगी हो, अगर बैलेंस शीट ना मांगी हो तो टी काउंट की कोई ज़रूरत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस तो वैसे ही बन जाता है ना, ये 6 महीने की इनकम है, अगर साल की मांगे तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा पेपर में अनकंफर्टेबल हुए तो टी काउंट बना लीजिएगा, लेकिन अगर टी काउंट आप बनाएंगे भी ना तो फिर प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोग ये डेट्स मत लिखिएगा, इसके कोई नंबर नहीं होंगे, अपने समझने के लिए लिखनी है तो फिर लिख लीजिएगा। कैश की जगह बस सी लिख दीजिएगा, इनकम की ये इनकम एक दफ़ा इधर लिख दीजिएगा, ब्रॉड डाउन इधर डैश डैश डाल दीजिएगा। इट इज़ अ वर्किंग, एग्जामिनर को इससे कंसर्न नहीं, अगर आपने इससे सही फिगर्स उठा लिए हैं तो उसको एक आइडिया हो जाएगा कि अकाउंट के नेचर का। एक दफ़ा कैश और इनकम लिख दीजिएगा, उसको आइडिया हो जाएगा ये अकाउंट किस नेचर पे चल रहा था। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन याद से लिख दीजिएगा। इस अकाउंट को प्रॉपर पैटर्न में कोई बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ वर्किंग। हमें क्या चाहिए, जनरल एंट्रीज। और नोट करें जनरल एंट्रीज तो वैसे भी हो सकती हैं टी अकाउंट के बगैर। देखें यकम जुलाई 9 को ये वाली चीज़ कैश में डाल दो, और 30 जून 31 दिसंबर को ये वाली चीज़ इनकम में डाल दो। फिर अगले साल हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैश में डालेंगे और इसको इनकम में डालेंगे। तो घर जाके कितने लोग खाली वर्किंग 1 देख के जनरल एंट्रीज करने की कोशिश करेंगे, ट्राई कीजिएगा ताकि टाइम से। वो पेपर में आज तक जनरल एंट्रीज आई हैं, कभी बैलेंस शीट नहीं आई। बैलेंस शीट आ भी सकती थी, इसलिए वहां से चलवा रहा हूं आपको। ओके चलें जी। वैसे बैलेंस शीट का भी एक शॉर्टकट है, अगर आपने टी अकाउंट नहीं बनाना बैलेंस शीट भी बन सकती है। इन दोनों रिसीवेबल्स को कैंसिल करें, अगर दोनों रिसीवेबल को कैंसिल करके डेबिट साइड पे आ रहा है तो रिसीवेबल है, अगर दोनों रिसीवेबल को कैंसिल करके क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो अनअर्न्ड है। चलें छोड़ें, अगर बैलेंस शीट बनानी है तो आप टी अकाउंट पूरा बना सकते हैं। ओके अभी बता देता हूँ, बैलेंस शीट बनाने का भी शॉर्टकट बता देता हूँ। लेकिन वर्किंग 2 इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम टी अकाउंट, बट आपकी ग्रिप मजबूत होगी। वर्किंग 2 बार बार करके ग्रिप मजबूत कर लें, फिर वर्किंग 1 की तरफ वापस आ जाएं। ओके 31 दिसंबर 2009 डेबिट डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, 6 महीने की डेबिट चार्ज करेंगे भाई। एसेट की डेट ऑफ परचेज दी हुई नहीं, 6 महीने की करेंगे ना हमने। एसेट की डेट ऑफ परचेज दी हुई है, नहीं दी हुई। आगे लिखें कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड ऑन, डेट ऑफ परचेज दे दें इसको, ये फिर सही हो जाएगा।
कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 9, मैं एज्यूम कर रहा हूं यकम जुलाई 9 को खरीदा एसेट, गिवन होगी पेपर में डेट, वरना फिर एक कंफ्यूजन सी आ जाएगी ना कि 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करें या एसेट पहले का पड़ा हुआ है। जी कॉस्ट बोलें 80,000 जी, इसकी डेट ऑफ परचेज दिलवा दें जो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12, अभी 6 महीने में एसेट को लिए हुए 4,000। ओके नेक्स्ट सी, अगले साल बोलें ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2010। अच्छा थिंक ऑफ ये मैंने आपको फाइनेंस लीज में सोचवाया था। थिंक ऑफ देयर विल बी 4 एंट्रीज इन द ईयर, 4 एंट्रीज कैसे, 6 महीने के 12 महीने में 6 महीने के पहले दिन कैश की, 6 के आखिरी दिन याद आ रहा होगा, 7वें के पहले दिन और 12वें के आखिरी दिन इनकम की। लेकिन ये सोच क्यों रहे हैं, हमारे सामने तो टी अकाउंट बना हुआ है, बस टी अकाउंट से एंट्री पोस्ट करें। जी डेटर से पैसे आने की एंट्री बताएं, डेटर से पैसे आने की एंट्री बताएं, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 5,000। अच्छा जी डेटर को चीजें बेचने की एंट्री बताएं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 5517। ओके जी डेटर से पैसे आने की एंट्री बताएं, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर ही है एक तरह का लेसी हमारे लिए, बस लीज की मद में पैसे लेने हैं। जी ओके 31/12/10 डेटर को सेल, अब टी अकाउंट बन गया, अब सोचने की जरूरत नहीं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, रेंटल इनकम, डबल 517। ओके 31/12/10 4 एंट्रीज हुई हैं, इधर 2 एंट्रीज हुई थी। $8,000 जी आई हैव एक्सप्लेन यू के टी काउंट के बगैर जनरल एंट्रीज हो सकती हैं। तो फिर डेप्रिसिएशन आप पूरे साल की कर देते, पहले 6 साल किसी और लेसी से कराया आया होगा वो, हाँ वो फिर आप उधर से हमने बनाना शुरू करना था, क्योंकि हम इस लेसी के लिए बना रहे हैं ये अकाउंट, उधर से बनाना। अच्छा मैं आपको भी कहा था बैलेंस शीट भी आप बना सकते हैं, कैसे बैलेंस शीट भी आप बना सकते हैं विदाउट टी अकाउंट, बैलेंस शीट भी बना सकते हैं विदाउट टी अकाउंट, ठीक है। उसमें जरा अटेंटिव रहेंगे तो बात समझ आ जाएगी।
अच्छा भाई, इस साल तो कुछ है ही नहीं, इस साल तो कुछ है ही नहीं। एक रिसीवेबल डेबिट साइड पे पड़ा है, एक क्रेडिट साइड पे पड़ा है। कैलकुलेटर भी पकड़ने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर भी पकड़ने की जरूरत नहीं। जी मुझे बता दें कौन सी साइड भारी है, क्रेडिट साइड भारी है, डेबिट साइड भारी है? कितने से भारी है? 517 से। कौन सी साइड? डेबिट साइड भारी होने का क्या मतलब है? रिसीवेबल, डेबिट भारी है, रिसीवेबल। जाके देख लें, कैरी डाउन 517 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगला साल बनाने के लिए अगले साल को नहीं देखना, सिर्फ आपको पता है कि बैलेंस शीट जो होती है उसमें ब्रॉड डाउन्स भी होते हैं पिछले साल के, तो इसलिए अब अगला साल बनाने के लिए दोनों सालों को कम्युलेटिव देखना पड़ेगा, और तीसरे साल की अगर बैलेंस शीट बनानी है तो फिर तीनों सालों को कम्युलेटिव देखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, अगर आपने बैलेंस शीट शॉर्टकट बनानी है, आपने जनरल एंट्रीज बना ली, आप चाहते हैं मैं 1 मिनट में बैलेंस शीट बना लूं, टी अकाउंट में नहीं बना सका था, टाइम नहीं था टी अकाउंट बनाने का, तो कोई मसला नहीं, सारे क्रेडिट जमा करवाएं, सारे क्रेडिट जमा करवाएं। 5000, 5000, बोले 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 50, ये सारे क्रेडिट हो गए, सारे डेबिट जमा करवाएं, सारे डेबिट। 5517, 5517, सारे क्रेडिट जमा हो गए, सारे डेबिट जमा हो गए, ठीक है जी। 155 100, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 16551। अब बता दें कौन सा भारी है? खड़े हो जाओ ना, ऐसे क्यों देख रहे हो, ग्रीन शर्ट खड़े हो, आखिरी लोग खड़े हो जाया करें, नजर ना रहो। अच्छा जी, जी बोलें कौन सी साइड भारी है? डेबिट साइड भारी है। जरा डिफरेंस लें, कितने से भारी है? 10, हाँ ठीक हो। तो सारे डेबिट सारे क्रेडिट लेने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट एक साल की बनती है, या बैलेंस शीट्स के जो टी अकाउंट होते हैं उनमें ब्रॉड डाउन्स भी होते हैं, ब्रॉड डाउन्स भी तो होते हैं ना, तो इसलिए पहले साल का इफेक्ट भी लेके चलना है। समझ आई बात? सारे डेबिट जमा करें, सारे क्रेडिट जमा करें, पहले साल के लिए पहले साल के, दूसरे साल के लिए पहले और दूसरे के मिला के, then you will come to know. बहरहाल if you want to skip it shortcut, you can skip it, you can come here। ये शॉर्टकट क्लास में 4-5 लोगों के लिए बताया जाता है, उनको समझ आ गया है, बस बाकी लोग छोड़ें। हर कोई समझ रहे मैं हूँ 4-5 में, नहीं नहीं अच्छी बात है। तो सेफ अप्रोच टी अकाउंट की है, टी अकाउंट बनाएंगे, जनरल एंट्रीज भी जल्दी हो जाएंगी और बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस भी जल्दी बन जाएगा। अब ऐसा करें, पहले 2 साल का प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना दें मुझे, डायरेक्ट फिगर्स देख के, 1-2 मिनट लगेंगे, पहले 2 साल का सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना दें। भाई पहले फॉर्मेट बनाइएगा, क्या क्या चीजें आती हैं जरा याद करें, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आती थी, कल की क्लास ली थी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, पहले फॉर्मेट सोचें, फिर एंट्रीज की फिगर्स पुट कर दें।
ओके, रेंटल इनकम 5517 इंटू 2, पहले 2 साल की मांगी है सिर्फ, और डेप्रिसिएशन 4000 8000, ये प्रॉफिट एंड लॉस बन गया 4/4 नंबर आ गए साथ वाले के, बल्कि 2/2, एक एक नंबर कहाँ होना है। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट का लॉस देखें, ऊपर वाले ने लिखा है, ये साथ वाले ने करंट एसेट, करंट एसेट के नीचे रिसीवेबल लिखा है या ऐसे ही रिसीवेबल का लॉस लिख दिया है? करंट एसेट प्लस लिखा है, रेंट रिसीवेबल और रेंट रिसीवेबल, क्या चीज? नहीं, रिसीवेबल वो प्री कल थी, रिसीवेबल। देखो हम किराया बनता था 5517, हमने कहा 2 यार, कहते नहीं मैं 5000 दूंगा, तो हमने कहा अच्छा चलो इतना किराया नहीं मिला, ये फिर तुमसे ले लेंगे। रिसीवेबल, इसका नाम होगा रेंट रिसीवेबल, लिखें रेंट रिसीवेबल। ओके, नेक्स्ट, अगले साल रेंट रिसीवेबल पूरा लिखे, रेंट रिसीवेबल लिखे करंट एसेट्स में, रेंट रिसीवेबल, ताकि पता चले रेंट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल से अलग हो। ये कई दफा फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज का सवाल इकट्ठा आ जाता है, एक लीज फाइनेंस होती है, एक लीज ऑपरेटिंग होती है, लाइटों को मत देखो। तो रेंट रिसीवेबल 1051। ओके, बैलेंस शीट में पहले साल 80-4 और दूसरे साल 80-4 -8। ओके, अच्छा 2 साल की बैलेंस शीट कभी इकट्ठी बनाई है व्हाइट बोर्ड पे? पहले दिन से बना रहे हैं, 2 साल की बैलेंस शीट तो इकट्ठी बना रहे हैं। अच्छा 2 साल का कभी नोट बनाया इकट्ठा? आज बना दे, 2 साल का नोट बना दे, लेकिन आमने सामने, अलग अलग नहीं, आमने सामने ट्राई करें। मैच्योरिटी एनालिसिस, एक पे हेडिंग दें 2009 की, दूसरे पे हेडिंग दें 2010 की, पहले 9 का बना के फिर 10 का बनाएं। अंग्रेजी छोड़ें, अंग्रेजी की जगह छोड़ दें, वो आप हमेशा छोड़ दें, आज भी छोड़ दें। नोट का नाम लिखें ऑपरेटिंग लीज, जरा 2 साल का नोट आमने सामने बनाएं, लेकिन इसका तरीका यह है पहले साल का बना लें, फिर दूसरे साल की तरफ मूव कीजिएगा। साथ लोगों को अपना ध्यान अब रखा करो, सर्दियां शुरू हो गई हैं। भाई बना लो यार, घर जाके टाइम नहीं मिलता। दिखाओ भाई, 2 सालों का इकट्ठा बनाना था, आमने सामने, तो पास बैठ से था, 2 सालों का इकट्ठा बनाओ। अच्छा, आज कुछ भी नोट नहीं किया जब क्या है जो, क्यों रोजाना ऐसा करते हो? करो नोट तो बना लो, चलो 1 साल का ही बना दो।
ओके कंपनी एक्स, note to the financial statements for year ended अच्छा, इसमें ना अगर 2 साल हो ना तो आप जो नया साल है लेटेस्ट वो लिख दिया करें, पुराना फिर ऑब्वियसली उसमें कवर हो जाता है। 31/12/9, 31/12/10, नोट का नंबर जो भी दे दें, मे बी 9, ऑपरेटिंग लीज, इंग्लिश आ जाएगी, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ओके 31, अब उधर नहीं देखना, 31/12/9 के साल के लिए 31/12/10 का साल लेस देन 1 ईयर है। अब 31/12 वी आर लकी के कैलेंडर ईयर है तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। 31/12/9 के लिए 31/12/10 का साल लेस देन 1 ईयर है। 31/12/10 के साल में बता दें कितनी पेमेंट्स हैं, 2 जमा करवाएं, 10500। ये क्या हो गया, लेस देन 1 ईयर। 31/12/9 के साल के लिए 31/12/11 का साल 1 to 2 ईयर्स है। ये 31/12/11 का साल है, या यकम जनवरी या यकम जुलाई को आ सकती हैं। एरियर का होता तो 30 जून और 31 दिसंबर को आती हैं दोनों पेमेंट्स। ओके 1 to 2 ईयर्स, डबल इन दोनों को जमा किए, 11,155, 2 to 3 ईयर्स, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। जी कितने लोगों ने इसी तरह बनाया था एज इट इज? कितने लोगों ने लाइनों के दरमियान वाली फिगर्स को जमा किया था? यही किया था ना, हाथ खड़ा करें, जो किया होता है वो भी नहीं पता होता। कितने ने लाइनों के दरमियान वाली फिगर्स को नहीं भाई मेरे भाई ऐसा नहीं करना था, ये तो लाइनें लगा दी, पेपर में तो लाइनें नहीं लगी होंगी। मैंने कहा था इसके सोचने का तरीका ये होता है 31/12/9 का साल है तो 31/12/10 का साल में जितनी भी पेमेंट्स नजर आ रही हैं वो सारी लेस देन 1 ईयर है। 31/12/9 का साल है तो 31/12/11, अब 30 जून का सवाल आ जाता, लाइनें ना लगी होती आपने परेशान हो जाना था। तो परेशान नहीं होना, किस तरह सोचने, 31/12/9 का साल है तो 31/12/10 लेस देन 1 ईयर, 31/12/11 1 to 2 ईयर, 31/12/12 में जितनी भी पेमेंट्स नजर आ रही हैं 2 to 3 ईयर्स। इस तरह आप सोचते हैं, लाइनें लगाए बगैर। जरा ऐसे पेपर में लाइनें ना लगी हो। 31/12/10 नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, लग गई। एक लाइन लगाने की हमारी आदत है, वो मैं लगा देता हूं। 31/12/10 का नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। आप बता दें 31/12/10 के साल के लिए कौन सा साल करंट होगा? 31/12/11, 31/12/11, 31/12/11 में जरा नजर मारे कितनी पेमेंट्स हैं। लकीली कैलेंडर ईयर है, पकड़ना आसान है, 2 पेमेंट्स है जी, 11,155,0 और 1 to 2 6050, whatever the total may be. Okay, you have 5 minutes. Everyone in the class has 5 minutes. Firstly, he will prepare working 2, then he will do working 1, then he will do working 2, then he will prepare journal entries of 2 years for question number 2. You have 5 minutes only. Hurry up, hurry up. हाँ वर्क ठीक है, नहीं करने ना करो आप। चलें जी, वर्किंग 1 करें, 2 करें, जर्नल एंट्रीज करें।
क्या चीज? जर्नल एंट्रीज करनी है। अच्छा हाँ ठीक है, कर लो। मैं तो कहता हूँ व्हाइट बोर्ड पे ना ही देखें, कोशिश करें जरा, कोशिश करें। कैलकुलेटर पकड़े ना जरा, क्विक होगी कैलकुलेशन, ऊपर से देख के फिगर्स भी निकली हैं, सब हुआ हुआ है, क्या फायदा होगा? ये पता चल रहा है मुझे, अब सर नीचे रख के आंखें ऊपर हो रही हैं। कोशिश करें, वो क्या पैटर्न क्या देखना, ये है 2 3, करो करो करो। अब खड़े कर दिया जाएगा उन साहब को। अब रजिस्टर के सफे पलटने लगे हैं, हद होगी। बड़ा तसल्ली से बात को लें, डेट्स डालें और इजी मत लें इसको। कैलकुलेशन आसान सी है, लेकिन अगर प्रैक्टिस ना हुई मसला हो जाएगा। वर्किंग 1 करें 2 करें? वर्किंग 2 का रूल याद रख लें, हमेशा कैश पहले रिकॉर्ड करना है, इनकम बाद में। टी काउंट जो बना रहे हैं आप, उसके ऊपर छोटा सा लिखें, पहले कैश इनकम बाद में। हमेशा पहले कैश की एंट्री करें, इनकम के बाद में करें, हमेशा। ये छोटी सी बातें पेपर में टाइम सेव कर देती हैं। जी स्किप कर, बस 2 सालों की करनी है, पूरी नहीं करनी, 2 सालों की कर लो। अच्छा, इंटैंजिबल एसेट्स,
ओके, वॉच है। ये तो होमवर्क का सवाल है ना। अच्छा जी भाई, इधर देखिए, लीज कब शुरू हो रही है? 1/7/9 को। तो पहले 6 महीने कब खत्म होंगे? पहले 6 महीने कब खत्म होंगे? 31/12/9 को। फिर 30/6, 31/12/10, 30/6, आखिरी तारीख लिख के चेक भी कर लें कि लीज तीसरे साल के एंड पे खत्म हो रही है। 1 जुलाई 9 को शुरू हुई है तो 30 जून 12 को खत्म हुई है। ओके जी, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन मेरे भाई, आप क्वेश्चन 1 नीचे वाला शुरू कर दिया, आपने होमवर्क शुरू कर दिया है। मैंने क्वेश्चन 2 कहा था, मैन यू मारा छाल। ओके चलिए ठीक है, अब आप होमवर्क में ये वाला कर लीजिएगा, बाकी लोग इधर देखें। अच्छा जी, नाउ पहले क्या रिकॉर्ड करना है? कैश, और फिर इनकम। अच्छा, अभी पहले 6 महीने कब एंड हो रहे हैं? 31/12/9 जी, 30/6, 31/12/10। ओके जी, 31/12/9, 30/6/10, 31/12/10। ये करना था, पता नहीं आप लोग कितनी देर लगा रहे थे, 1 मिनट लगा। कितने लोग सोच रहे हैं, आज सोच रहे हैं काश मैं टीचर होता, जल्दी हो जाता। ओके, बट इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे, it is not an appropriate way. We should have solved the question from scratch. It is not a proper way to explain the things, because things sometimes create problem. थोड़ी थोड़ी करके अंग्रेजी बनानी पड़ती है ना। ओके अच्छा जी, आप तो अंग्रेजी में तेज हैं। अच्छा जी, नाउ स्टार्ट। भाई मैं ये कह रहा था कि जब भी आपने टी अकाउंट बनाना है तो कैश आप पहले लिखेंगे। अब आप देख लें, हमारा पहला साल कौन सा है? 9, दूसरा 10, तीसरा 11, चौथा 12। ओके, ये मैंने आपको कहा था कि इसका नाम रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड, जो मर्जी नाम रख लें, उसमें कोई हरज नहीं। अच्छा जी, 31/12/9 को ही कैश रिकॉर्ड करें
और 31/12/9 को ही इनकम रिकॉर्ड करें। कितनी? 5517। और कैरी डाउन के लिए जगह छोड़ दें, ब्रॉड डाउन के लिए जगह छोड़ें। 30/6/10 को कैश रिकॉर्ड करें और उसकी इनकम भी साथ ही रिकॉर्ड कर लें 30/6/10 को। ये एरियर के सवाल में फायदा है। सेम डेट को 5517। ओके, 31/12/10 को ही कैश रिकॉर्ड करें 55, और 31/12/10 को ही इनकम रिकॉर्ड करें 5517। कुछ लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आया होगा, इससे डेट चेंज करने से इतना अच्छा समझ नहीं आया होगा, अब ज्यादा अच्छा समझ आया होगा। तो कैश और इनकम साथ साथ रिकॉर्ड करते जाएं। एडवांस के सवालों में पहले दिन, एरियर के सवालों में आखिरी दिन। बस इट्स ओवर। जी आप बता दें कैरी डाउन कितने? 517। ओके, ब्रॉड डाउन 517, कैरी डाउन 1051. Now you are not supposed to think on journal entries. Simply, डेटर से पैसे आए, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, ये पहले साल की एंट्रीज खत्म। पहले साल की एंट्री, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, इनकम क्रेडिट, सेल क्रेडिट, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम, ये दूसरे साल की एंट्रीज। तो टी कॉन बनाने के बाद सोचना नहीं पड़ता कि जनरल एंट्रीज करने पे कितना टाइम लगना है। ओके, अब इट नीड्स प्रैक्टिस। तो कल आपको होमवर्क दिया जाएगा ऑपरेटिंग लीज की प्रैक्टिस के लिए। कितने किस्म के सवाल हो सकते हैं? 4। कितने किस्म के सवाल हो सकते हैं? 4। इंक्रीज और सवाल हो एडवांस का। इंक्रीज मींस 5% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, 15 इंक्रीज और सवाल हो, या इंक्रीज और सवाल हो। इसी तरह डिक्रीज और डिक्रीज, चारों किस्म के हमने कर लिए हैं, चारों किस्म के हमने कर लिए हैं। कल हमने कौन सा सवाल किया था? इंक्रीज और था डिक्रीज, और किसके साथ किया था? दोनों के साथ किया था, एडवांस के साथ भी किया था, एरियर के साथ भी किया था। आज कौन सा सवाल किया है? किराया क्या बोल रहा है, और सवाल किसके साथ किया है? अच्छा, आपने एक चीज नोट की है, इंक्रीज के सवाल में क्या हो रहा है और रिसीवेबल बन रहा है, और डिक्रीज के सवाल में क्या हो रहा था? अनअर्न्ड बन रहा था। ठीक है, ये भी नोट याद रखिएगा बात। चले बहरहाल, अच्छा जी, लेसर लीज को आपने क्लासेस लेट ज्वाइन की थी ना? हाँ, अब किसी से समझो, क्योंकि मैच्योरिटी एनालिसिस पे बहुत टाइम लगाया हुआ है हमने। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज, लेसर लीज को कितने एतबार से देखता है? बोले बोले बोले, 2 एतबार से। क्या क्या? बोले बोले बोले, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। जी बताते नहीं जरा। फाइनेंस लीज में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? इंटरेस्ट इनकम, सब पता है आपको, थोड़ा सा सोच के बताते रहे। फाइनेंस लीज में प्रॉफिट एंड लॉस में, और ऑपरेटिंग लीज में प्रॉफिट एंड लॉस में रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन, रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन। फाइनेंस लीज में बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट आता है, बंदा पढ़ ले मार्केट। लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर सवाल हो, और ऑपरेटिंग लीज में बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट आता है, और या रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल इनकम। ओके, लेसी, लेसी
डू नॉट कीप एसेट इन इट्स बुक्स। लेसी डू नॉट कीप एसेट इन हिज बुक्स। लेसी एसेट को अपनी किताबों में नहीं रखता, राइट ऑफ यूज को अपनी किताबों में नहीं रखता। इफ नंबर 1, आंखें फाड़ फाड़ के देखनी है। इफ, हालांकि हम तो कहते थे लेसी एसेट को अपनी किताबों में रखता है, आपको याद है, कीप राइट ऑफ यूज इन इट्स, बोले बोले बोले, बुक्स, अपनी किताबों में राइट ऑफ यूज को रखो। हम तो ये कहते थे, आज तक ये कहते आ रहे हैं ना, ये वाली अकाउंटिंग तो हमने पढ़ ली हुई है, कीप राइट ऑफ यूज इन इट्स बुक्स, एसेट को अपनी किताबों में रखो। लेकिन आज हम क्या कहने लगे हैं, डू नॉट कीप द एसेट इन इट्स बुक्स, अपनी बुक्स में एसेट को मत रखो। ओके, कब? इफ इट इज अ लो वैल्यू एसेट, लो वैल्यू एसेट, अगर एसेट लो वैल्यू है, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आया स्टैंडर्ड में, मटेरियलिटी का, इमटेरियल एसेट्स को किताबों में ना रखो, चाहे लीज पे लिया हो कोई मसला नहीं, किताबों में ना रखो इमटेरियल एसेट को। क्या मतलब? फर्नीचर, हाँ आपने गाड़ी लीज पे ली है, गाड़ी 30-40 लाख की है, तो गाड़ी को आप अपनी बैलेंस शीट में रखो, लेसी गाड़ी को। लेसी आपने मशीन लीज पे ली है, तो मशीन को अपनी किताबों में रखो, कीप राइट ऑफ यूज इन इट्स बुक्स। बट इफ इज लो वैल्यू एसेट, ये बड़ा मुनासिब गैर मुनासिब हो गया, 30 लाख की गाड़ी राइट ऑफ यूज में नजर आ रही है और 30,000 का फर्नीचर भी राइट ऑफ यूज में नजर आ रहा है, बड़ी अजीब सी बात है, इमटेरियल सी चीज है। तो लो वैल्यू एसेट, फर्नीचर, लैपटॉप एटसेट्रा, कंप्यूटर, टेलीफोन, ये सारी चीजें लो वैल्यू एसेट्स हैं। अगर एसेट लो वैल्यू है तो लेसी को इसको अपनी किताबों में रखने की जरूरत नहीं है, अपनी किताबों में एसेट ना रखे। फिर अकाउंटिंग क्या करनी है उसको छोड़ें, वो भी कल की बात है, कल तैयार हो के आने। पॉइंट 2, इफ लीज पीरियड इज इक्वल टू और लेस देन 12 months, अगर लेसी ने लीज ली है 4 महीने के लिए कोई चीज किराए पे ली है, 5 महीने के लिए कोई चीज किराए पे ली है, तो बैलेंस शीट में क्या शो करनी, बस जो किराया पे किया उसको रेंट डेबिट कैश क्रेडिट कर दो, खत्म करो। तो अगर इसके अलावा बैलेंसिंग चीजें, वो पुरानी अकाउंटिंग, बैलेंसिंग चीजों की पुरानी अकाउंटिंग, पुरानी अकाउंटिंग किसी को याद हो जो पहले दिन से हम लेसी की कर रहे हैं, क्या? कीप राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्शन डेबिट, अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट, ये तो पुरानी अकाउंटिंग है ना। कीप राइट ऑफ यूज एसेट इन इट्स बुक्स, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पुराना स्टैंडर्ड जो था ना, पुराना स्टैंडर्ड, उसका नाम था IAS 17, वो लेसी लेसर का अकाउंटिंग मॉडल सेम था। उसमें लेसर भी लीज को फाइनेंस ऑपरेटिंग देखता था, लेसी भी लीज को फाइनेंस ऑपरेटिंग देखता है। नए स्टैंडर्ड में लेसी के लिए देयर इज नो वर्ड लाइक फाइनेंस और ऑपरेटिंग। लेसी के लिए ये लफ्ज है, कीप द एसेट इन हिज बुक्स एंड डू नॉट कीप द एसेट। इसका बड़ा मुश्किल सा नाम है स्टैंडर्ड में, रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन, मतलब बताएं, रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन। एसेट को इस तरह कर देते हैं ना, समझ आ जाएगा। एसेट को रिकॉर्ड करना माफ है, जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको पता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ। एसेट को रिकॉर्ड करना माफ कर दिया गया है। क्यों माफ कर दिया गया है? क्यों 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 नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है इनको, क्यों माफ है? ये छोटी छोटी चीजें, बास्केट 2 साल का 10 साल का फायदा दे रही है, तो बास्केट को आप एसेट बना लें? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं। IAS 16 में बता रहा हूं, IAS 16 में टीचर क्या कहता था, लैंड 50 साल साथ रहेगी, बास्केट के ऊपर लिखा हुआ है लाइफ टाइम वारंटी, तो 2 करोड़ की लैंड बैलेंस शीट में शो कर दे और 200 रुपए की बास्केट भी बैलेंस शीट में शो कर दे। ऐसा होता है? नहीं होता। तो IAS 16 में भी उन एसेट्स को हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते जिनकी क्या होती है। अच्छा, मैंने ये इन दोनों के दरमियान एंड लिखा है, और होना चाहिए, और लो वैल्यू एसेट हो या
लीज पीरियड 12 महीने से कम हो। दोनों सूरतों में एसेट को किताबों में शो करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आप मुझे बता दें कि मैं आपके सामने 3 एसेट्स रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि इसको ट्रीट कैसे करना है। इधर ऊपर देखें, कीप एसेट इन बुक्स, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। आपने टिक क्रॉस लगाना है। एग्जांपल नंबर 1, एसेट है गाड़ी और लीज टर्म है 6 साल। एसेट है फर्नीचर और लीज टर्म है 6 साल। एसेट है मशीन, गाड़ी से भी ज्यादा कीमती चीज होती है मशीन, और जिससे प्रोडक्शन होनी है। लीज टर्म है 3 मंथ्स। अच्छा जी, टिक क्रॉस लगा दें। चलें नोट करें ना, ये तो साथ भी तो लेके जाना है ये वाला सा। एग्जाम्पल्स ऊपर हेडिंग दें, एग्जाम्पल्स। अब बता दें आपको कौन सा एसेट लग रहा है किताबों में रख लें, कौन सा एसेट लग रहा है नहीं यार किताबों में रहने दो। ठीक है, तो टिक क्रॉस लगा दें। लीज टर्म 6 years 3 months, 6 years 6 year 3 months। 3 महीने के लिए मशीन किराए पे लिया है। फिर हमारी अपनी मशीन आ रही है, हमने मंगवाई भी है, इसलिए हमने 3 महीने के लिए प्रोडक्शन करनी थी, मशीन किराए पे ले ली बैंक से। लीज पीरियड इज इक्वल टू और लेस देन 12 months। जल्दी जी, तरीका पता है क्या? हर लीज को देखें, इन दोनों में से किसी में गिराएं, नहीं गिर रहा तो इधर ले जाएं। लो वैल्यू एसेट की कल डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा। ऐसा एसेट जो आप अपने पैसों से भी खरीद सकते हैं। 20-30 हजार रुपए का खरीद सकते थे, लेकिन ऐसी लीज पे ले लिया। इतने पैसे दराज में पड़े हुए थे कि आप ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया, निकल पढ़ाने। ओके, बन गया, हो गया। अच्छा भाई, गाड़ी इज इट अ लो वैल्यू एसेट? अच्छा चलें ठीक है, इधर तो नहीं है। लीज पीरियड, तो इन दोनों में से कहीं नहीं ये वाली लीज फॉल कर रही, तो ये नॉर्मल लीज है। कीप द एसेट इन इट्स बुक्स। पुरानी अकाउंटिंग, पुरानी का मतलब आपको पता है, वो जो हमने लेक्चर 1, 2, 3, 4 में की थी, इस गाड़ी की पुरानी अकाउंटिंग होगी। नेक्स्ट, फर्नीचर, लेकिन 1 साल से ज्यादा है ना, इसको छोड़े, दोनों में से एक में लग गया। और लिखे या एंड लिखे? और ये दोनों अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बातें हैं। अच्छा भाई, फर्नीचर क्यों इस काबिल नहीं है कि उसको अपनी किताबों में रखें? इसकी कीमत ही कोई नहीं। गाड़ी बैलेंस शीट में नजर आए, मशीन बैलेंस शीट में नजर आए, फर्नीचर क्यों बैलेंस शीट में नजर आए? ये वाली मशीन नहीं। ओके, कीप द एसेट इन इट्स बुक्स, नो, बिकॉज लो वैल्यू। शुक्र है यहां 5 टेस्ट नहीं है, यहां बस 2 ही हैं, ये 2 लगा दो, वरना इधर ले आओ। ओके जी, मशीन इज इट अ लो वैल्यू एसेट? अच्छा, लेकिन ओहो, लीज का अर्सा 3 साल से 3 महीने से 3 महीने है, सिर्फ 3 महीने है, तो हो सकता है 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है 3 महीने कौन से हो? नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर के एंड पे एक सवाल जहन में आएगा कि इसको बैलेंस शीट में रखें या ना रखें। कोई रखने की जरूरत नहीं, बस ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो किराया दिया उसको रेंट एक्सपेंस में फेंकें या उसको एसेट शो करें? जी बोले।
No, because though it is a high value asset, but no, because lease period is less than 12 months. Lease period 12 months से कम. So very easy concept. 4-5 मिनट में समझ आ गया. फाइनेंस ऑपरेटिंग में तो कल बड़ा टाइम लग गया था परसों. It's okay. जी भाई ट्रीटमेंट बोले प्रिपेयर क्या करते थे सबसे पहले? क्या करते थे? कैलकुलेट. तरतीब बता दें, पहले क्या करते थे? वर्किंग 1 कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सब पता है आपको. कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट. देन प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल. ठीक है. इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस विल शो. बोले इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नजर आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस. और प्लीज बी टेंटिव. इंटरेस्ट एक्सपेंस. बैलेंस शीट विल शो राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी. जी कराएं जी इसकी ट्रीटमेंट. इसी तरह कराएं. इसी तरह कुछ बोलें या यहीं से बोलें. डू नॉट. चले बोलो भाई. डू नॉट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंड डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस विल शो. नहीं होने कुछ. प्रॉफिट एंड लॉस विल शो रेंट एक्सपेंस. प्रॉफिट जिस तरह कराया होता था नॉर्मल इंट्रो की क्लास में, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस विल शो एंड बैलेंस शीट विल नॉट शो एनीथिंग. बैलेंस शीट में एसेट नजर नहीं आएगा. क्लियर? ओके जी बोले. डू नॉट प्रिपेयर बोले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल. अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बुलेट्स बना देते ना 1 2. इन प्रॉफिट एंड लॉस रेंट एक्सपेंस विल अपीयर. अच्छा अगर रेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा हुआ, फर्नीचर है लो वैल्यू है, रेंट 5% बढ़ रहा हुआ कम हो रहा हुआ, तो क्या करेंगे? रेंट एक्सपेंस विल अपीयर ऑन स्ट्रेट, जिस तरह अभी आज की है, ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. ये काउंटिंग अभी कल करनी है हमने, आज तो सिर्फ लिख रहे हैं. बैलेंस शीट विल नॉट शो एसेट. बैलेंस शीट में एसेट नजर नहीं आएगा. बैलेंस शीट में शो प्रीपेड रेंट और रेंट पेबल. ये लफ्ज लेसी के लिए है, लेसर के लिए है? प्रीपेड रेंट अनअर्न्ड की तरह और रिसीवेबल की तरह रेंट पेबल. जल्दी नोट करें सारा. खूबसूरत.
डू नॉट प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट एक्सपेंस विल अपीयर ऑन, बैलेंस शीट विल नॉट शो एसेट, बैलेंस शीट में एसेट नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर कभी कोई किराया 1-2 महीने का ज्यादा भी बंदा पकड़ा देता है किसी को, यार ये किराया पकड़ ले एडवांस में, तो कभी किराया ज्यादा दे दिया तो या प्रीपेड रेंट आएगा या रेंट पेएबल आएगा। जी, घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए क्या बताएंगे? आज हमने लेसी की रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस पढ़ी हैं। हमें आपको पता है लेसी की रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस 2 होती हैं, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए घर वालों को, ताकि उन्हें पता चले बच्चे को सीए में डाला हुआ है। लेसी की रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस पढ़ी हैं। क्या हो गया, क्या आप कुछ कर लेते हैं? आगे किताब खोल के देख लेते हैं। लो, आपके जहनों में ऐसे ही सवाल आएगा ना, लो वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? जाएं, साथ वाले को भी ले जाए, इधर ही बैठ रहता है वो।